मथुरा नाम के एक गांव में पवन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। पवन की खासियत थी कि उसके हाथ से बने हलवे जैसा हलवा कहीं नहीं बनता था। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का पवन को कभी भी घमंड नहीं हुआ। उल्टा वो सबसे ही बड़े नर्म तरीके से और इज्जत से बर्ताव करता था। एक दिन पवन की मिठाई की दुकान पर सुदर्शन नाम का आदमी आया। सुनिए भैया, मुझे पवन भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही पवन हूँ। भैया, मैंने सुना है कि आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी ही मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, मेरे कस्टमर के साथ बड़े ही अच्छे संबंध है। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सब से, और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी होगी, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से सुदर्शन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन पवन भैया सुदर्शन से कहता है, देखो सुदर्शन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। 4 से 5 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ही ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगाकर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से ही पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर पवन गांव के लिए निकल जाता है और सुदर्शन दुकान संभालने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों में पवन दुकान में ना होने का फायदा सुदर्शन लेने लगता है। एक दिन विजय नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे सुदर्शन, गाजर का हलवा कितने रुपए किलो दिया? 100 रुपए किलो है। अरे, ये क्या बात कर रहे हो? पवन भैया तो 70 रुपए किलो देते हैं। क्या है? अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो में ही मिलेगा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार कमला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। वो कहती है, सुनो सुदर्शन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे 1 किलो हलवा देना, और हाँ, पैसे लिख के रखना, मैं बाद में दे दूंगी। तभी सुदर्शन कहता है, अरे ये क्या खैराती दुकान है क्या, जो आ गई मुंह उठा के? पैसे है तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहां से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन उसे भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसके दुकान से निकाल देता है। ये बात पवन का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि सुदर्शन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है। दूसरे दिन पवन गांव से वापस आता है। ये क्या है सुदर्शन? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलो जाओ यहां से, अभी के अभी। तभी सुदर्शन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना। अरे इसकी जैसी 50 नौकरियां मिलेगी मुझे, देखना तुम्हें कोई धंधा करना नहीं आता, बहुत जल्दी ही डुबा देंगे ये गांव वाले तुम्हें। ऐसा बोलकर सुदर्शन गांव से चला जाता है। लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में सुदर्शन गांव में घूमता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ये देखकर वो वापस पवन की दुकान में आता है और कहता है, पवन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बहुत ही बुरा पेश आया। मुझे माफ कर दो भाई, और वही नौकरी दे दो मुझे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे। चलो जाओ यहाँ से। ये देखकर सुदर्शन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे ये सोचता रहता है। तभी उसे कमला नाम की औरत दिखती है। वो उसके पास जाता है। कमला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया और पवन भाई ने भी मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन मुझे अब पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया मुझे माफ करके पवन भाई से नौकरी दिला दो बहन। चाहो तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ,
ये बोलकर सुदर्शन कमला के पैर पड़ता है, लेकिन कमला उसे उठाते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं सुदर्शन, गलती इंसान से होती है, चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं पवन भाई से बात करती हूँ। कमला और सुदर्शन पवन के पास जाते हैं। कमला पवन से कहती है, देखो पवन भाई, सुदर्शन को अपनी किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो कमला? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था और तुम उसी की तरफ से बात कर रहे हो आज? पवन भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है, जानवर थोड़ी ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर पवन भी सोच में पड़ता है और सुदर्शन को अच्छी तरह से समझाकर वापस नौकरी पर रख लेता है। नालंदा नाम के एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहता था। भोलू सिर्फ नाम का भोलू था, लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज था। वो काम नहीं करता था। उसके पिताजी भी उससे कुछ काम करने के लिए हमेशा कहते रहते, लेकिन वो कहता है कि पिताजी, मुझे किसी के पास काम नहीं करना, बल्कि खुद का एक होटल लगाना है। लेकिन भोलू के इस बात पर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, इतने रुपए मेरे पास नहीं है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक दिन भोलू सोच रहा था कि किसी भी तरीके से कुछ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे कि उसका होटल शुरू हो जाए। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारी जो जमीन है वो पूरी बंजर हो चुकी है, उसमें कोई अनाज भी नहीं उगा सकते और ना ही कोई उसे खरीदना चाहता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? भोलू कहता है, पिताजी, अगर आप उस खेत की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर देंगे तो उसे मैं बैंक में गिरवी रखकर कुछ लोन ले सकता हूं, जिससे मिले रुपए से मैं अपना ब्रेकफास्ट का होटल शुरू कर सकता हूं। उसके पिताजी भी भोलू की इस बात को मान जाते हैं और पावर ऑफ अटर्नी भोलू के नाम कर देते हैं। भोलू दूसरे ही दिन बैंक में जाकर लोन लेता है और अपना होटल शुरू करता है। भोलू होटल तो शुरू करता है, लेकिन उसके सामने जो होटल होता है उसकी वजह से उसका होटल कुछ खास नहीं चलता। वो एक तरकीब लगाता है और अपने होटल में एक स्कीम शुरू करता है। वो होटल के बाहर एक मेनू बोर्ड लगाता है, जिसमें होटल के खाने के रेट बहुत ही कम लिखे होते हैं। ये देखकर लोग उसके होटल में खाने के लिए टूट पड़ते हैं और इस बात से सामने का होटल वाला उसे बात करने के लिए भोलू को बुलाता है। देखो भोलू, ये होटल तुम बंद कर दो, मैं तुम्हें अपने होटल में काम देता हूँ और पगार भी 20,000 रुपये मैंने दूंगा। ये सुनकर भोलू उससे कहता है, अरे सेठ, इससे तो अच्छा तुम मेरे होटल में काम करो, मैं 50,000 रुपये दूंगा। ये सुनते ही दूसरा होटल मालिक अपना पैर का जूता निकाल के भोलू को फेंक के मारता है, लेकिन भोलू उस जूते को पकड़कर वहां से भाग जाता है और उस जूते को अपने होटल के मेन गेट पर टांग के रखता है, जिसकी वजह से उसके होटल में और भी भीड़ बढ़ने लगती है और धंधा अच्छा चलने लगता है। दूसरे दिन भोलू के सामने वाले होटल का सेठ भोलू से अपना जूता वापस मांगने आता है, लेकिन भोलू उसे देने से मना करता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ये जूता आपको वापस नहीं दूंगा, क्योंकि जब से मैंने ये जूता यहाँ पे टांग के रखा है तब से मेरा होटल और भी चलने लगा है। आप चाहे तो मैं आपको दूसरा जूता खरीद के दूंगा। भोलू अपने काम में लग जाता है, तभी वो देखता है कि उसका मैनेजर भोलू के ही होटल में खाना खा रहा होता है। सेठ उससे पूछता है, अबे तू मेरे लिए काम करता है और भोलू के होटल में खाना खाता है? उसका मैनेजर उससे कहता है, सेठ जी, आपका होटल बहुत महंगा है, मेरी पूरी पगार तो आपके होटल में खाना खाने में ही चली जाती है, सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। सेठ उससे पूछता है कि तू मेरी तरफ है या उसके तरफ? उसका मैनेजर भोलू की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, मैं तो आपकी तरफ ही हूं। सेठ पूछता है, ये कैसा मेरी तरफ है? मैनेजर कहता है, उंगली उसके तरफ है सेठ जी, लेकिन दिल आपकी तरफ। इस बात से सेठ चिढ़ जाता है और मैनेजर को कहता है, तू अब मार खाएगा मेरे हाथ से। मैनेजर हंसता है और कहता है, सेठ जी आप सठिया गए हैं, और भाग जाता है। दूसरे दिन सेठ अपने होटल में नया मेनू बोर्ड लगाता है, जिसमें सारे खाने के दाम भोलू के होटल से बहुत कम होते हैं। ये देखकर
सारे लोग सेठ जी के होटल में खाना खाने लगते हैं। भोलू ये देखकर समझ जाता है कि उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसका होटल जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरे दिन सेठ होटल में आता है। सेठ बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी ये तरकीब काम कर गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से उतरता है, वो देखता है कि भोलू के होटल के सामने लंबी लाइन लगी होती है। सेठ अपने मैनेजर से पूछता है, ये सब क्या है? भोलू के होटल के सामने इतनी लंबी लाइन क्यों है? मैनेजर सेठ जी को बताता है, ये लोग खाना खाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। जो लोग खाना खा रहे हैं उनका होने के बाद वो उठेंगे, तभी ये लाइन में खड़े लोग बैठेंगे। सेठ जी पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैनेजर सेठ जी को होटल के सामने लगा हुआ बोर्ड दिखाता है, जिसमें लिखा होता है, भाइयों और बहनों, आओ और पेट भर के खाना खाओ, जब जी में आए चुकाओ या मत चुकाओ। इस तरह से सेठ जी अपना सर पकड़ कर बैठते हैं और अपना होटल बंद कर देते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी और उसकी बीवी भाग्यश्री रहते थे। दोनों स्वभाव में बहुत अच्छे और समझदार थे। किशोर क्रांति के नाम के एक आदमी से कच्चे समोसे खरीदता था और भाग्यश्री उसे घर में तल के दोनों बाजार में समोसे बेचते थे और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाते थे। अरे क्रांति, आज मुझे 50 समोसे देना। आज ज्यादा समोसे बेचकर देखूंगा कि बिकते हैं या नहीं। अच्छा किशोर, मुझे पता है 50 समोसे ऐसे ही बिक जाएगी। ऐसे ही क्रांति से कच्चे समोसे लेकर किशोर और भाग्यश्री समोसे बेचते बेचते उनकी छोटी सी दुकान बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग किशोर की दुकान से समोसे खरीदने लगे और अब उनका व्यापार भी बड़ा हो गया। लेकिन समोसे भी जल्दी ही खत्म होने लगे, जिसकी वजह से काफी लोग बिना समोसे के ही वापस चले जाते थे। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। अगर मैं क्रांति से ज्यादा समोसे लूंगा तो किसी को खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, क्रांति से जाकर पूछता हूँ कि वो मुझे दिन में कितने समोसे दे सकता है। किशोर क्रांति के घर जाता है। अरे क्रांति, आज से मुझे ज्यादा कच्चे समोसे चाहिए। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। लगता है मुझे ज्यादा समोसे रखने पड़ेंगे आज से। हाँ किशोर, बताओ मुझे कितने समोसे चाहिए तुम्हें? आज से मुझे 100 कच्चे समोसे चाहिए। ऐसा बोलकर किशोर 100 समोसे लेकर जाता है। लेकिन क्रांति सोचता है, अच्छा, तो किशोर का समोसे का धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो वो ज्यादा समोसे लेकर जा रहा है। और मेरे देखो, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। जबकि कच्चे समोसे मैं ही बनाता हूँ, सारी मेहनत मेरी रहती है और किशोर का फायदा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे फायदे के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से किशोर के समोसे में कम कीमत वाला मसाला डाल के देता हूँ। अगले दिन से क्रांति जैसे सोचता है वैसा ही कम कीमत वाला मसाला डाल के किशोर को समोसे बेचता है। किशोर और उसकी बीवी घर में समोसे तलने लगते हैं। तभी, अरे आज के समोसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। कल से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरे दिन किशोर समोसे तलता है, लेकिन वो समोसे भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सोचकर किशोर भाग्यश्री से कहता है, आज के समोसे भी वैसे ही बने हैं। लोग समोसे नहीं खाएंगे ऐसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए भाग्यश्री, कल से तुम ही समोसे बनाना सीखो। भाग्यश्री समोसे बनाना सीखती है और किशोर क्रांति से जाकर कहता है, अरे क्रांति, आज से हमें तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। मेरी बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया है। अब किशोर की बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती और दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और किशोर का बहुत मुनाफा होने लगा था। हर रोज की तरह जैसे क्रांति कच्चे समोसे बेचने बाहर निकलता है तो वो किशोर की दुकान में लगी भीड़ को देखता ही रहता है। बाप रे बाप, इतने लोग! किशोर के समोसे तो बहुत लोग खरीदने लगे हैं। लगता है उसके बीवी समोसे बनाने में निपुण हो गई है, इसलिए मुझसे समोसे खरीदने बंद कर दिए हैं। ऐसा है, वक्त आ गया है। किशोर की दुकान ही बंद करवा देता हूं मैं। ऐसा सोचकर क्रांति घर में एक समारोह रखता है
जिसके लिए वो गांव के काफी सारे लोगों को बुलाता है और मेहमानों को खाने के लिए वो किशोर की ही दुकान से समोसे लेने जाता है। अरे किशोर, मुझे आज सारे के सारे समोसे चाहिए। इतने सारे समोसे तुम्हें क्यों चाहिए क्रांति? मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, आज उनके नाश्ते के लिए समोसे चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ले लो। क्रांति किशोर की दुकान से समोसे लेकर घर जाता है और वो किशोर की समोसे की जगह पर अपने बनाए हुए खराब समोसे सारे मेहमानों को खिला देता है। समोसे खाने के बाद सारे मेहमानों के पेट में गड़बड़ होने लगती है। सारे मेहमान पेट पकड़कर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के सरपंच आते हैं। वो सारा नज़ारा देखते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हुआ तुम सब लोगों को? ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? सरपंच जी, हमने यहाँ नाश्ते में समोसे खाए, तभी से हमारे पेट में दर्द होने लगा है। अरे क्रांति, ये समोसे में क्या मिलाया तुमने जो सारे लोगों के पेट में दुखने लगा है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, ये समोसे तो मैं किशोर की दुकान से लाया हूँ। अरे सुनो, किशोर को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। जैसा सरपंच कहते हैं वैसे ही दो सैनिक किशोर को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। ये देखकर किशोर की पत्नी भाग्यश्री भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। क्या हुआ सरपंच जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? क्या तुमने आज क्रांति को समोसे बेचे? हाँ सरपंच जी, लेकिन हुआ क्या है? तुमने समोसे में क्या मिलाया है? जब से सारे लोगों ने समोसे खाए उनके पेट में दर्द होने लगा है। सारे के सारे लोग दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन मैंने तो रोज की तरह से ही समोसे बनाए हैं और काफी सारे लोगों ने खरीदे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सरपंच किशोर को बंदी बनाने के लिए कहते हैं और सैनिक उसे लेकर जाते हैं। इधर किशोर की पत्नी सोचती रहती है कि ये किसने किया और कैसे किया। तभी क्रांति हंसते हुए अपने घर जाते रहता है। किशोर की पत्नी उसके पीछे पीछे क्रांति के घर चुपके से खिड़की से देखती है। क्रांति अपने बीवी को बताता है, अरे सुनो, आज मैंने किशोर के अच्छे से मजा चखाया। अब उसे समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैंने उसके सारे समोसे की जगह खराब समोसे मेहमानों को खिलाया और वो बेचारा मेरे जाल में फंस गया है। उसके समोसे तो वही पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ये सारा नजारा देखकर किशोर की बीवी को बात समझ में आती है। वो जल्दी से सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो भाग्यश्री, क्या कहना चाहती हो? सरपंच जी, मैं अभी अभी क्रांति के घर से आ रही हूँ। मैंने क्रांति को उसके बीवी के साथ बात करते हुए सुना। देखा तो वो हमारे समोसे की जगह पर खराब समोसे उसने मेहमानों को खिलाए ताकि हमारी दुकान बंद हो जाए, और उसने हमारे समोसे वही अपने घर पर छुपा के रखे हैं। ऐसा है क्या? चलो मेरे साथ, अभी उसके घर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। सरपंच और भाग्यश्री क्रांति के घर जाते हैं। सरपंच देखते हैं कि किशोर के बनाए समोसे वही कोने में छुपा कर रखते हैं। क्यों क्रांति, ज्यादा होशियार बनते हो? किशोर को फंसाना चाहते हो? सिपाहियों, पकड़ लो इसे और दे दो उसे पुलिस के पास। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। दरअसल किशोर ने मुझसे समोसे लेकर अपनी दुकान बड़ी कर ली, लेकिन मेरा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए ना। सरपंच जी किशोर को छोड़ देते हैं और भाग्यश्री को उचित इनाम देते हैं।